हेलो एवरीवन, 12 अक्टूबर की इंपॉर्टेंट न्यूज़ द हिंदू एडिशन में आज कौन कौन सी न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगी वो देखते हैं। सबसे पहले जो न्यूज़ आई है वो आईएमएफ की न्यूज़ आई है। ये जो इकोनॉमिक सेक्टर की इस न्यूज़ में आईएमएफ ने ये बोला है कि इंडिया की जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ रहेगी वो दिस ईयर के लिए वो 6.8% रहेगी। इसी अभी ही कुछ दिन पहले हमने वर्ल्ड बैंक का एस्टिमेट देखा था। वर्ल्ड बैंक ने ये कहा था कि हमारी जो एक्सपेक्टेड जो ग्रोथ रेट है वो 6.5% रहेगी। इसके पहले आरबीआई ने भी कहा था कि लगभग 7% पर हमारी एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट रहेगी। हम थोड़ा टाइम वेट कर लेते हैं, क्या एक्चुअल कंडीशंस रहेगी 3-4 महीने में अपने आप क्लियर हो जाएगा। अब ये जितने भी डाटा होते हैं वे एस्टिमेट होते हैं। एक्चुअल डाटा हमने पहले भी डिस्कस करा था कि जो बजट होता है उसमें एक्चुअल डाटा हम लोगों के सामने आएगा। एस्टिमेट डाटा की कोई रिलेवेंस भी नहीं होती एग्जाम के ओरिएंटेड देखें तो, क्योंकि जब तक आप एग्जाम दोगे तब तक ये डाटा कई बार बदल चुका होगा। लेकिन हमारे लिए ये जरूर इंपॉर्टेंट है कि आईएमएफ है क्या। आईएमएफ ने एस्टिमेट करा है 6.8%, नॉट इम्पोर्टेंट बट आईएमएफ इंपॉर्टेंट है। आईएमएफ की बात करें तो ये एक इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है ग्लोबल लेवल पर, और ये 1945 से ही लगातार काम कर रहा है, यानी 1945 में इसको स्टेबलाइज करा था। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो हमारे वाशिंगटन में है, यूएसए में। अगेन इसमें कुछ मेंबर कंट्रीज़ हैं, इंडिया भी इसका मेंबर है, और इस तरीके से कई मेंबर्स हैं, और टोटल 190 मेंबर्स इसमें एट प्रेजेंट आज के टाइम में अवेलेबल है या एग्जिस्ट करते हैं। आईएमएफ की बात करें तो आईएमएफ का काम क्या है, तो आईएमएफ का जो काम है वो है, आईएमएफ जो है वो हमारे इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम को रेगुलेट करता है, और ये इंश्योर करता है कि ग्लोबल लेवल पर हर कंट्री में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इंश्योर हो सके। यानी दो काम, इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम को रेगुलेट करता है ताकि ग्लोबल लेवल पर और कंट्री लेवल पर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इंश्योर हो सके। यदि किसी कंट्री में इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी होती है या इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इफेक्टेड रहती है तो उस कंट्री को जो भी हेल्प होती है, मॉनेटरी टर्म में जो भी हेल्प होती है, जैसे उन्हें जितना लोन रिक्वायरमेंट है वो दे देना एक्सेट्रा, जितना भी हेल्प कर सकती है वो हेल्प करती है, ताकि अगेन वो एक बार फिर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को वो कंट्री इंश्योर कर सके। अगेन हम थोड़े दिन पहले वर्ल्ड बैंक के बारे में ही पढ़ा था। ये भी एक ग्लोबल लेवल का इंस्टीट्यूशन है, 1945 में ही बना, इसका हेडक्वार्टर भी वाशिंगटन में है। तो आप लोगों को माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है कि ये दो दो इंस्टीट्यूशन कर क्या रहे हैं। आईएमएफ भी एक इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, वर्ल्ड बैंक भी इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस क्या है, क्या दोनों काम एक ही करते हैं? तो ऐसा नहीं है कि इनका काम हमने ऑलरेडी देख लिया, लेकिन वर्ल्ड बैंक का काम थोड़ा अलग है। वर्ल्ड बैंक जो है वो डेवलपमेंट के इश्यूज़ पर काम करता है, यानी स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो लोन वगैरह डेप्ट वगैरह प्रोवाइड करते हैं वो आप जो है वो वर्ल्ड बैंक को ही देते हुए देखेंगे। तो आप इन दोनों के बीच में इस तरीके से काम का डिफरेंस है। ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को इंश्योर करते हैं, एक मॉनेटरी सिस्टम को रेगुलेट करते हैं, जबकि ये डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को आगे बढ़ाते हैं। और डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में जिस भी तरीके की जो कंट्रीज़ को हेल्प चाहिए होती है उसमें ये लोन्स वगैरह प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ये हमारी आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के बीच में डिफरेंस था। आगे बढ़ते हैं, जितनी भी न्यूज़ है वो हमारे एग्जाम के काम से इम्पोर्टेंट नहीं है। अगेन बीजेपी एमएलए सौरभ गांगुली की न्यूज़ इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि दो जस्टिस खत है, उनके ट्रांसफ़र का इशू आया है। हमने कल ही सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम सिस्टम को समझा था। उसी कोलेजियम सिस्टम में हमने 3 बातें डिस्कस करी थी। फर्स्ट कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट, सेकंड हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट, और थर्ड हाई कोर्ट के जजेस का ट्रांसफ़र। और वही ट्रांसफ़र पर एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है कि जो कोलेजियम सिस्टम ने 2 नाम ट्रांसफ़र के लिए भेजे थे उसमें से एक के नाम को तो सेंटर ने आगे बढ़ा दिया, यानी उसे तो मंजूरी दे दी, लेकिन अभी भी सेकंड जो नाम था जस्टिस मुरदलियर का, उस पर अभी भी ऑब्जेक्शन, क्वेश्चन मार्क क्रिएट हो रहा है कि क्या ये होगा या नहीं होगा। इस तरीके से कोलेजियम सिस्टम हम कल ऑलरेडी देख चुके थे। तो इस तरीके से ये एग्जीक्यूटिव बॉडी और जुडिशरी के बीच में क्या किस तरीके से डिस्प्यूट चलता है उसी का एक एग्जांपल है ये जजेस का ट्रांसफ़र को, इस जज के ट्रांसफ़र को लेकर जो इशू आया है वो। आगे बढ़ते हैं, आरटीआई पे न्यूज़ है, कितना आरटीआई आया कितना नहीं आया, आरटीआई कब आया ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। दरअसल आरटीआई की बात करें तो 2005 में आरटीआई एक्ट आया था, और आरटीआई एक्ट 2005 के बाद से ही हमारे को लगातार जो गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन होती है उसे जानने का हमें एक राइट मिला।
राइट टू इन्फॉर्मेशन। और ये इन्फॉर्मेशन किसकी, वो गवर्नमेंट की वो सारी इन्फॉर्मेशन जिसे पब्लिक डोमेन में रखना चाहिए या रखा जा सकता है, यानी ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसे पब्लिक डोमेन में रखा जा सकता है। यानी कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी भी होगी जिन्हें पब्लिक डोमेन में नहीं रखा जा सकता, जैसे जो हमारी जो सिक्योरिटी से जुड़ती है, जो मिलिट्री से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन पब्लिक में आ सकती है, फॉर एग्जांपल कि कितने लोगों ने इस बार गवर्नमेंट स्कूल्स में एडमिशन्स लिया, ये ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो ऑब्वियसली पब्लिक डोमेन में आ सकती है। कितने लोगों ने इस बार हेल्थ स्कीम ली, कितने लोगों ने इस बार अपना इंश्योरेंस करवाया, लाइफ इंश्योरेंस करवाया या दूसरा इंश्योरेंस करवाया, ये कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ या कुछ ऐसे काम जो गवर्नमेंट करती है उसका डाटा पब्लिक डोमेन में रखना ही आरटीआई कहलाता है। और वो पब्लिक डोमेन में लाने का एक तरीका होता है कि आप जो इन्फॉर्मेशन चाह रही है, फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप जो भी कंसर्न नोडल अथॉरिटी है वहाँ पर एक एप्लीकेशन लगाकर और जो भी फ़ी होती है वो उसको पे करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और उस अथॉरिटी में, उस नोडल अथॉरिटी में एक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर होगा, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, पीआईओ जिसे बोलते हैं। और उसकी ड्यूटी होती है कि वो आपको एक लिमिटेड टाइम पीरियड में वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे। यदि ये पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर किसी पर्सन जिसने न्यूज़ मांगी है, आरटीआई मांगी है, आरटीआई लगा के न्यूज़ मांगी है, यदि जो पीआईओ है, ऑफिसर जो हैं, यदि वो गलत न्यूज़ दे देते हैं या प्रॉपर न्यूज़ नहीं देते हैं या टाइम से न्यूज़ नहीं देते हैं, तो इसकी शिकायत जो है वो हमारे चीफ जो कमीशंस हैं, सीआईसी हैं, एसआईसी हैं, उनमें कर सकते हैं जी। इसका सीआईसी मतलब सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। यदि सेंट्रल की न्यूज़ है, सेंट्रल लेवल का आज पीआईओ है तो सीआईसी में, और वरना एसआईसी में हम इसकी शिकायत कर सकते हैं। और जो भी सीआईसी और एसआईसी की बात करें तो ऑब्वियसली है, इनको भी इसी आरटीआई एक्ट के थ्रू इस्टेब्लिश करा गया था। और इसमें एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं, इसके अलावा इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं। लेकिन ये इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स मैक्सिमम 10 लोग हो सकते हैं, यानी 10 लोगों से ज़्यादा इंफॉर्मेशन कमीशंस नहीं हो सकते। और इनका काम यही है कि जो भी ग्रीवेंसेस हैं, जो भी शिकायतें हैं पीआईओ से रिलेटेड, चाहे वो उसने गलत इन्फॉर्मेशन दी है या प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दी या फिर टाइम बाउंड कंडीशन में इन्फॉर्मेशन नहीं दी, जो ग्रीवेंसेस हैं उन्हें सोल्व करने का काम हमारे ये सीआईसी और एसआईसी करते हैं। इस तरीके से ये हमने आरटीआई एक्ट के बारे में देखा। आगे बढ़ते हैं। सिटी की न्यूज़ है, दिल्ली एडिशन है, तो दिल्ली स्पेसिफिक न्यूज़ आई है। अगेन ये आरटीआई एक्ट के बारे में एक बार फिर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। एनसीपीसीआर बॉडी का जिक्र करा गया है, क्या मैटर है, नॉट इम्पोर्टेंट, लेकिन एनसीपीसीआर बॉडी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। पहले तो फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, ये इसका फुल फॉर्म है। दरअसल ये बना कब था, तो एक एक्ट आया था हमारे 2005 में, एक एक्ट आया था कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट, CPCR एक्ट 2005। और इसी एक्ट के थ्रू 2007 में यानी 2007 में ये बॉडी आई। और ये बॉडी जिस मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है वो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट। इस मिनिस्ट्री के अंदर ये काम करती है। और इनका ऑब्वियसली इसके नाम में ही इसका काम का जिक्र है। चाइल्ड प्रोटेक्शन से रिलेटेड जितनी भी शिकायतें होती है, जितने भी ग्रीवेंसेस हैं, उनको एड्रेस करने का काम ये बॉडी एनसीपीसीआर करती है। आगे बढ़ते हैं। अगेन चूंकि ये आपको ये यहाँ ऑलरेडी क्लियर हो चुका है कि ये 2005 में 2005 में एक एक्ट के थ्रू बनी है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। और जो ऐसी बॉडी जो किसी पर्टिकुलर लॉ या एक्ट के थ्रू बनती है उन्हें हम स्टेचुटरी बॉडी बोलते हैं, स्टेचुटरी बॉडी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगेन एडवर्टाइज, झारखंड की सीएम का एडवर्टाइजमेंट है, नॉट इम्पोर्टेंट। आम आदमी पार्टी पे आर्टिकल है, इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगेन दशमी पे एक आर्टिकल है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। आज आर्टिकल इतना इम्पोर्टेंट नहीं आया है, लेकिन एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ कंट्रोवर्सी अब जो आई है वो है लेबर कोड को लेकर। लेबर कोड है क्या? कोड जैसा वर्ड तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं है भी नहीं, तो ये लेबर कोड है क्या? दरअसल कॉन्स्टिट्यूशन के बाद जो लेबर रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं, चाहे वो वुमेन लेबर हो या
उनके टाइम हो या उनकी सेफ्टी से रिलेटेड हो, उसके लिए कई सारे टाइम टू टाइम कई सारे लॉज एक्ट बनाए गए। इस तरीके से एक लॉज की एक पूरी कई बड़ी सारी लिस्ट बन गई और कई बार ये देखा गया कि कई एक्ट एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे थे। इसमें कुछ इस एक्ट में कुछ और बात लिखी गई है, इस एक्ट में कुछ और बात लिखी गई है। फॉर एग्जांपल वर्किंग कंडीशन पे एक एक्ट आया लेबर रिलेटेड, तो उस पर अलग बात लिखी गई है, और हेल्थ पे एक लेबर हेल्थ पे एक अलग एक्ट आया, उस पर अलग बात लिखी गई है। तो इस तरीके से इसमें ये जो लेबर लॉस थे, इसमें काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग होने लगी थी। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या करा कि कई सारे लेबर लॉस को मिलाकर कॉमन करके कुछ एक कोड फॉर्म में उन्हें लाए, और इस तरीके से उसके बाद में केवल 4 लॉ रह गए जिन्हें ही हम 4 लेबर कोड बोलते हैं। और ये 4 कौन कौन से लेबर हैं कोड हैं, तो पहला है आपका कोड ऑन वेजेस। आपकी जो वेजेस होती है उन वो उससे रिलेटेड जितने भी एक्ट हैं उनको सबको लाके इस एक कोड में रख दिया। जैसे चाहे वो मिनिमम वेज हो या वेज में डिफरेंस नहीं होना चाहिए वो मैन और मैन के बीच में, ये सारी बातें इसमें लिखी गई है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या होंगे, इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी कोड, एंड लास्ट ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड। ये पूरी बातें 4 लेबर कोड में लिखी गई है जितने भी लेबर रिलेटेड इशू हैं। अब ये इशू ये है कि ये लेबर कोड गवर्नमेंट तो लाना चाह रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन इसके जो लेबर यूनियन है वो इसे अपोज कर रहे हैं। अब इनके अपने हर लेबर यूनियन का अपना आर्ग्यूमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अपने आर्ग्यूमेंट है। हमारे लिए कौन कौन से लेबर लॉस थे वो इम्पोर्टेंट था, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अगेन आगे बढ़ते हैं। एक स्कीम का जिक्र करा है आज न्यूज़ में, बेटी पढ़ाओ स्कीम। ये पूरी स्कीम ये थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम। इस स्कीम का ओरिजिन देखें तो ये 2015 की एक स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की एक स्कीम है। इस मिनिस्ट्री की 2015 की एक स्कीम है जिसमें 2 बातें लिखी गई है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। दोनों के अपने अपने मीनिंग है, दोनों की अपनी अपनी रिलेवेंस है। पहली बात करते हैं बेटी बचाओ की। दरअसल इशू ये आ रहा था कि जो हमारा जो चाइल्ड सेक्स रेशो था वो काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन कर रहा था, और हमारा 8% 2011 का जो सेक्स रेशो है वो उससे भी ज़्यादा डाउन था चाइल्ड सेक्स रेशो, जो कि हमारे जो सोसाइटी है उसमें लड़कियों की कमी को शो कर रहा था कि इन फ्यूचर में भी और ज़्यादा कंडीशंस ख़राब होगी, क्योंकि ये सेक्स रेशो का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा था। इसी में इस चाइल्ड सेक्स रेशो में थोड़ा बहुत सुधार करने के लिए, इसमें थोड़ा बहुत रिफॉर्म करने के लिए ही एक स्कीम लाई गई, बेटी बचाओ स्कीम। इसके अलावा गर्ल्स का ग्रोस इनरोलमेंट जो रेशो था, जो ग्रोस इनरोलमेंट परसेंट था, वो जो बॉयज़ थे उनके कंपेयर में काफ़ी कम था। इसलिए गर्ल्स का ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो या परसेंट उसे बढ़ाने के लिए एक स्कीम लाई गई, बेटी पढ़ाओ। और इन दोनों कामों को मिलाकर एक स्कीम बना दी गई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ मतलब चाइल्ड सेक्स रेशियो को थोड़ा सुधारने का काम, बेटी पढ़ाओ मतलब ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाना। आगे बढ़ते हैं। अगेन ये नेक्स्ट CGI होंगे हमारे DY चंद्रचूड़, लेकिन कह नहीं सकते। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि जो भी करंट CGI होते हैं वो अपने सक्सेसर का नाम आगे करते हैं, और जो हमारे जो UU ललित थे उन्होंने DY चंद्रचूड़ का नाम आगे करा है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ये इन्होंने लॉ मिनिस्ट्री को ये नाम भेजा है, अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इस पर डिसीजन लेगा। फाइनल कौन बनेगा CGI कुछ दिनों में क्लियर हो जाएगा, इससे तभी निपटेंगे। अगेन आगे बढ़ते हैं। इलेक्शन कमीशन अलॉट सिंबल, ये इशू हम ऑलरेडी काफ़ी दिनों से देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने, हम बात कर रहे थे कि इलेक्शन कमीशन ही जो है वो पॉलिटिकल पार्टी को रेगुलेट करता है। जब इसी वजह से जब शिवसेना जो पॉलिटिकल पार्टी थी उसमें जो
दो ग्रुप बन गए, तो उन दोनों ग्रुपों के बीच में किसको क्या मिलेगा, किसको पार्टी सिंबल मिलेगा, किसको पार्टी का जो ओरिजिनल नेम है वो मिलेगा, ये सारा डिसीजन हमारा इलेक्शन कमीशन को करना था। और उसी पर एक अपडेट आया है कि इलेक्शन कमीशन ने दोनों जो ग्रुप थे, शिंदे गुट और उद्धव गुट, उन दोनों को पार्टी सिंबल्स अलॉट करे हैं, पार्टी नेम अलॉट करे हैं। ये सारी बातें थी। पार्टी नेम क्या है, पार्टी सिंबल क्या है, इम्पोर्टेंट नहीं है। इस पे पार्टी सिंबल इम्पोर्टेंट हो सकता है। जो शिंदे गुट है उन्हें मशाल, एक मशाल का जो सिंबल होता है वो अलॉट करा है, जबकि जबकि शिंदे गुट पर अभी कोई फैसला नहीं लिया है। आगे बढ़ते हैं। अगेन यूएन की न्यूज, ईडी की न्यूज काफी दिनों से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज आज की वो है आपकी रबी सीजन पर गवर्नमेंट को एमएसपी लाना था, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट इस पर एमएसपी का अनाउंसमेंट नहीं करा है। एमएसपी होता क्या है? एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस। दरअसल गवर्नमेंट ने ये स्कीम चला रखी है कि जो फार्मर्स हैं उन्हें अपनी क्रॉप का कम से कम एक मिनिमम अमाउंट तो मिले। जब वो बाज़ार में परचेज करने जाएँ तो उसे सेल करने जाएँ अपनी क्रॉप्स का, तो उन्हें एक मिनिमम अमाउंट तो मिले अपनी सेल पर, और यही मिनिमम अमाउंट कहलाता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये कितना होगा ये गवर्नमेंट डिसीजन करती है। दरअसल एक बॉडी है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस, CACP एक बॉडी है, 1970s डिकेड में इसको स्टेब्लिश करा था, और तब से ही ये बॉडी जो है वो मिनिमम कितना प्राइस मिलना चाहिए उस पर ये डिसीजन लेती है, और जो भी रिकमेंडेशन होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजती है। CACP जो है वो ये डिसीजन लेती है कि हर किस क्रॉप के लिए कितना मिनिमम सपोर्ट प्राइस होगा। तो ये पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि इसमें कौन कौन सी क्रॉप को कवर करा जाता है, यानी कौन कौन सी क्रॉप यदि आप एक फार्मर उसे ग्रो करता है तो उसे कम से कम MSP तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ऐसी टोटल 22 क्रॉप्स है, जिसमें से 14 क्रॉप्स तो खरीफ की है, 6 क्रॉप जो है वो रबी की है, जबकि 2 क्रॉप जो है वो कमर्शियल है। इन 22 क्रॉप्स के लिए MSP जो है वो डिसाइड करता है CACP, और CACP जो फॉर्मूला यूज़ करता है वो ये यूज़ करता है मिनिमम MSP के लिए, वो होता है 1.5 इंटू प्रोडक्शन कॉस्ट। जो इनकी प्रोडक्शन कॉस्ट होती है उसके 1.5। अगेन ये क्वेश्चन आएगा कि प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे डिसाइड करी जाती है। तो प्रोडक्शन कॉस्ट के लिए भी कई फॉर्मूले होते हैं, उन्हीं में से एक फॉर्मूला यूज़ करता है CACP। एक फॉर्मूला होता है A2 फॉर्मूला। A2 फॉर्मूला में जितने भी जो इनपुट कॉस्ट होती है उसे ही प्रोडक्शन कॉस्ट मान लिया जाता है। इनपुट कॉस्ट मतलब जो भी सीड्स हैं, आपके फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, जो भी हायर लेबर हैं वो है, ट्रैक्टर की जो यदि आप ट्रैक्टर्स को किसी रेंट पे लेते हैं तो वो सारी कॉस्ट, ये सारे, इसके अलावा जो ट्रैक्टर्स वगैरह चलते हैं तो जो भी फ्यूल खर्च होता है वो सारा कॉस्ट, यानी जितने भी इनपुट आप एक क्रॉप को ग्रो करने में कर रहे हैं वो। और एक होता है सेकंड A2 प्लस FL। इस जितने भी इनपुट कॉस्ट है उस सारी कॉस्ट में जब फैमिली वाले लोग भी तो काम कर रहे हैं, और जब वो काम कर रहे हैं तो उनकी भी तो अपनी एक लेबर वैल्यू है, तो वही जो फैमिली लेबर होती है उस फैमिली लेबर की वैल्यू भी, जो मॉनेटरी वैल्यू है उसे भी जोड़ देते हैं। तो A2 प्लस FL। और एक होता है C2 में क्या करते हैं, फैमिली A2 प्लस FL में आप इसके अलावा जो लैंड होता है उसकी भी तो अपनी वैल्यू है, तो लैंड का रेंट भी जोड़ देते हैं। अभी जो CACP है वो जिस फॉर्मूले का यूज़ करती है प्रोडक्शन कॉस्ट निकालने में वो है आपका A2 प्लस FL। हालांकि फार्मर्स की डिमांड रहती है कि C2 का यूज़ करें, क्योंकि लैंड रेंट यदि को भी उसमें मेंशन करेंगे तो जो ओवरऑल जो MSP है वो एक साथ उसमें बूम देखने को मिलेगा। इसलिए अभी जो यूज़ करते हैं वो है A2 प्लस FL। तो आपसे पूछ देगा A2 प्लस FL क्या है, तो वो MSP पर डिसीजन लेने का एक तरीका है। A2 प्लस FL के अकॉर्डिंग जो भी क्रॉप होती है उसका 1.5 कर देंगे तो वो आपके MSP आ जाती है उस क्रॉप की। ये इस तरीके से MSP निकाला जाता है, और ये जो भी MSP होती है वो CACP MSP का जितना भी प्राइस होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज देती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो बॉडी है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, वो फाइनल इस पर डिसीजन ले लेती है कि इतना इस पर MSP रहेगा। लेकिन अभी तक इस पर कोई डिसीजन नहीं लिया है, जबकि रबी सीजन की जो ग्रोइंग का टाइम आ गया है। तो यही आपकी न्यूज़ थी कि CACP
ने न तो CSEP ने जो रिकमेंडेशंस दी है उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं करा है। आगे बढ़ते हैं। अगेन यूक्रेन वॉर इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट तो है लेकिन रोज रोज पढ़ना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन हमारे लिए यहाँ जिस बॉडी का जिक्र करा है वो है आपकी G7। G7 की बात करें तो G7 का नाम है ग्रुप ऑफ 7। ये हमारे वर्ल्ड की टॉप मोस्ट पावरफुल कंट्रीज का, स्पेशली इकोनॉमिक लेवल पर जो टॉप मोस्ट पावरफुल कंट्रीज है उनका एक ग्रुप है। G7 की बात करें तो इसका ओरिजिन देखें तो 1975 में एक ग्रुप बना था G6। G6 में आपके एक था आपका USA, एक था आपका जापान, इसके अलावा जर्मनी, इटली, फ्रांस और UK, ये चारों यूरोप से, ये जापान और US, इसके अलावा USA। 1975 में एक ग्रुप बना G6 और 1976 में इसमें कनाडा भी इंक्लूड हो गया। तो कनाडा के बाद ये G6 अब G7 हो गया। इसके बाद इसको इसके अलावा इसमें एक EU जो है, यूरोपियन यूनियन जो है, वो भी इसकी मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करता है एज ए ऑब्जर्वर मेंबर। और आगे चलकर 1997 में अगेन इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करा, G7 G8 हो गया और इसमें रशिया भी आ गया। अगेन एक और पावरफुल कंट्री इसमें जुड़ गई। लेकिन 2013-14 के जो क्रीमिया वॉर थी उसके बाद से ही रशिया को इसमें से निकाल दिया गया और 2014 के बाद अगेन ये G8, रशिया के जाने के बाद G8 जो है वो अब G7 हो गया। इस तरीके से ये G7 की जो टोटल मेंबरशिप है वो इस तरीके से टाइम टू टाइम इसमें वेरिएशन हुआ। G7 का काम क्या है? काम तो कुछ भी नहीं है। इनकी जो मीटिंग्स होती है वो इनफॉर्मल मीटिंग होती है। इनफॉर्मल मीटिंग मतलब आएंगे, मिलेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, थोड़ा सा हाय हेलो करेंगे, चल जाएंगे। यानी ऐसा ही इनफॉर्मल डिस्कशन होता है कि हाँ हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसका कोई डॉक्यूमेंट्स आपके सामने नहीं आएगा G7 ने ये डिसीजन लिए या हम लोग ये करेंगे। बस एक इनफॉर्मल डिस्कशन हो जाता है कि हाँ एक बार मिल लेते हैं कि क्या, बस वो बोलते हैं ना एक बार मिल लेते हैं, थोड़ा बहुत देख लेंगे कि कुछ आगे पीछे अपने हिसाब से एक कॉमन स्ट्रेटजी बना लेंगे ऐसे। बाकी ये पूरी जो मीटिंग्स होती है वो इनफॉर्मल मीटिंग्स होती है। अगेन एक इम्पोर्टेंट न्यूज़, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ये कहा है कि ज़्यादा ग्रांट्स की डिमांड ना करें। पैसा गवर्नमेंट के पास नहीं है, पैसा मार्केट से हमको भी लेना पड़ेगा, बोरोइंग करनी पड़ेगी। और यदि हम बोरोइंग करेंगे तो हमारा जो बजट का सिस्टम है वो उसमें गड़बड़ा जाएगा। इसके अलावा और आप ज़्यादा बोरोइंग करेंगे तो आप ज़्यादा खर्च करोगे तो ऑलरेडी मार्केट में इन्फ्लेशन है और ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। ये सारा कुछ कहना है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर का। दरअसल होता क्या है, हम लोग ये सब जानते हैं, स्टैटिक में ये सारी बातें पढ़ते हैं कि जब बजट आ जाता है तो बजट में हर मिनिस्ट्री, जितने भी मिनिस्ट्रीज होते हैं, सबको अपने अपने हिसाब से ग्रांट्स प्रोवाइड कर दी जाती है। उन्हें फंड प्रोवाइड कर दिया जाता है कि आप इस फंड का यूज़ करें और पूरे साल इस ग्रांट के थ्रू अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट करें। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो जितना पैसा जिस मिनिस्ट्री को अलॉट करा गया है वो पूरा ही खर्च हो जाए, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जितना पैसा उस मिनिस्ट्री को अलॉट करा है वो पैसा उसके लिए इनफ हो। यानी पैसा कम भी पड़ सकता है और पैसा ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन अब अभी की कंडीशंस देखें तो जो ग्रांट्स अलॉट करी थी मिनिस्ट्रीज़ को वो ग्रांट्स थोड़ी कम पड़ रही है। कुछ मिनिस्ट्रीज़ ने ये डिमांड करी है कि हमें सप्लीमेंट्री ग्रांट्स मिले। सप्लीमेंट्री ग्रांट्स वही होती है कि सप्लीमेंट्री ग्रांट्स का मतलब ही यही होता है एडिशनल ग्रांट या एडिशनल सपोर्ट जिसे बोलते हैं, एडिशनल फाइनेंशियल सपोर्ट। और ये कौन करेगा? ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसे करेगा। यानी एडिशनल पैसा प्रोवाइड कराया जाता है मिनिस्ट्रीज को। चलो आपको जितना पैसा दिया गया था वो कम पड़ गया, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लो, एडिशनल ले लो, उसी को बोलते हैं सप्लीमेंट्री ग्रांट। तो अब जो इशू ये आ रहा है कि सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। चूँकि विंटर सीजन आने वाला है और विंटर सेशन पार्लियामेंट का होगा और उस विंटर सेशन में ये सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स जो एक बड़ा इशू रहने वाला है। अब फाइनेंस मिनिस्ट्री के अपने कुछ लॉजिक्स हैं और इसके सीधे सीधे अपोज करा है हमारी पब्लिक अकाउंट कमेटी ने। पब्लिक अकाउंट कमेटी ने ये कहा है कि अभी तो 6-7-8 महीने ही हुए हैं बजट में इस फाइनेंशियल ईयर को, जिसी में सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की जो डिमांड है वो लगातार बढ़ रही है। तो इसको पब्लिक अकाउंट कमेटी ने ये कहा है कि ये पूरा
बेड प्लानिंग का ही रिजल्ट है। इनइफेक्टिव मॉनिटरिंग है, बेड प्लानिंग है, इसी की वजह से सारा हो रहा है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है पब्लिक अकाउंट कमेटी ने क्या कहा, लेकिन हमारे लिए ये जरूर इंपॉर्टेंट है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी होती क्या है। पब्लिक अकाउंट कमेटी की बात करें तो पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है वो एक पार्लियामेंट्री कमेटी है। जिस 1919 का जो एक्ट था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के थ्रू 1921 में एक कमेटी बनाई गई जिसे बोला गया पब्लिक अकाउंट कमेटी। ये एक पार्लियामेंट्री कमेटी है, तो ऑब्वियसली इसमें जो मेंबर्स होंगे वो पार्लियामेंट के एमपीज होंगे, और टोटल 22 एमपीज जो हैं वो इसके मेंबर्स होते हैं। 15 मेंबर्स जो होते हैं वो लोकसभा से आते हैं और लोकसभा के एमपीज होते हैं, जबकि 7 मेंबर्स जो हैं वो राज्यसभा से होते हैं। इस तरीके से 22 मेंबर्स की ये पब्लिक अकाउंट कमेटी, जो एक तरीके से बोला जाए तो जो बजट होता है या गवर्नमेंट के जितने भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स होते हैं उन्हें रिव्यू करता है। स्पेशली जो सीएजी जो रिपोर्ट देती है, सीएजी जो रिपोर्ट जो पार्लियामेंट के सामने रखी जाती है, उसे रिव्यू करने का काम हमारी पब्लिक अकाउंट कमेटी करती है। इस तरीके से हमने पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में कहा कि ये कोई गवर्नमेंट की कमेटी नहीं है बल्कि पार्लियामेंट की कमेटी है, और उसमें 22 मेंबर्स 1921 से ये अपनी फंक्शन है लगातार, जो कि सीएजी के जितनी भी रिपोर्ट्स होती है जो पार्लियामेंट के सामने रखते हैं उन्हें रिव्यू करते हैं। इसके अलावा हमने सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के बारे में भी पढ़ा कि सप्लीमेंट्री ग्रांट्स होती क्या है। इसके अलावा एक न्यूज़ आई है 5G पे। आप लोग बोल रहे हैं कि 5G आने वाला है, 4G जाने वाला है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि यदि 4G जाने वाला है और 5G आने वाला है तो 4G से 5G जाएंगे तो इनमें डिफरेंस क्या है, आपको एक्स्ट्रा मिलेगा क्या क्या। दरअसल जो आपकी जो फ़ोन जो होता है उसका जो रेस्पॉन्स टाइम होता है उसे बोलते हैं लेटेंसी रेट। उस लेटेंसी रेट में काफ़ी ज़्यादा डाउन देखने को मिलेगा यदि 5G आएगा तो। 4G की जो लेटेंसी रेट होती है वो लमसम होती है आपकी 10 मिली सेकेंड, जबकि यदि 5G हम यूज़ करेंगे तो आने वाले फ्यूचर में उसकी जो लेटेंसी रेट है, रेस्पॉन्स रेट है, वो 1 मिलियन सेकेंड से भी कम रहने वाली है। इसके अलावा यदि स्पेक्ट्रम की बात करें, अवेलेबल स्पेक्ट्रम की बात करें, तो 4G के लिए जो अवेलेबल स्पेक्ट्रम है वो लमसम 3 गीगाहर्ट्ज़ का है, जबकि इसके लिए 5G के लिए 30 गीगाहर्ट्ज़ का अवेलेबल स्पेक्ट्रम है। यानी यदि स्पेक्ट्रम ही बड़ा है तो अभी जो कोल्ड ड्रॉप्स वगैरह ये सब प्रॉब्लम्स होती है वो सब प्रॉब्लम्स कम होगी। फ़ोन नहीं लिखना, लाइन बिजी आना, ये सारी जो प्रॉब्लम्स आ रही है, यदि वो स्पेक्ट्रम उसका 10 गुना है तो ऑब्वियसली बात है अब आने वाले फ्यूचर में ऐसी प्रॉब्लम्स थोड़ी कम ना होगी, ऐसा तो कहना ठीक नहीं है, लेकिन कम होगी अवेलेबल स्पेक्ट्रम। इसके अलावा बात करें डाटा पिक रेट की, यूँ आपकी लैंग्वेज में बोलें तो स्पीड की, तो इसकी जो स्पीड एक्सपेक्टेड जो एवरेज स्पीड जो ऑफिशियल है वो है आपकी 1 GB पर सेकेंड, जबकि स्पीड जो है वो है आपकी 20 GB पर सेकेंड। आगे बढ़ते हैं। एक कनेक्शन डेंसिटी कितनी होगी? कनेक्शन डेंसिटी का मतलब है कि कितने एक लिमिटेड एरिया में, फॉर एग्जांपल यदि इतना एरिया है, ये 1 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है, जिस एक किलोमीटर स्क्वायर का जो एरिया है इसमें मैक्सिमम कितने कनेक्शंस हो सकते हैं। तो 4G के आपको 1 किलोमीटर स्क्वायर में 1 लाख तक आप का कनेक्शन हो सकते हैं, यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में 1 लाख तक के 4G सिग्नल्स देखने को मिलेंगे, या 4G ऑपरेटर्स 4G सिस्टम वाले जितने भी मोबाइल्स हैं या लैपटॉप्स हैं वो काम करते दिखने को मिलेंगे। जबकि 5G में ये 10 टाइम्स है और ये हो जाता है आपका 1 मिलियन पर किलोमीटर। 1 मिलियन मतलब 10 लैक्स, यानी 10 लैक्स पर किलोमीटर। इस तरीके से 4G का ही अपग्रेडेड पार्ट है 5G, और उसकी जितनी जो कमियां थी उसे दूर कर रहा है, और जो इसके फंक्शंस थे उन्हें इनके जो फंक्शंस थे उनकी एफिशिएंसी को बढ़ा रहा है 5G। यही इस तरीके से 4G 5G का डिफरेंस हमने देखा। स्पोर्ट्स कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है आज की, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी
वो हमने देख ली है, चाहे वो IMF की बात हो, चाहे वो वर्ल्ड बैंक IMF के डिफरेंस की बात हो, या वो 4G 5G के डिफरेंस की बात हो, या फिर वो सप्लीमेंट्री ग्रांट्स पब्लिक अकाउंट कमेटी की बात हो। इंटरनेशनल इश्यूज़ में हमने G7 को ऑलरेडी देख लिया था। नेशनल इश्यूज़ में हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम देखी। इसके अलावा हमने NCPCR के बारे में पढ़ा। इस तरीके से जितने भी इश्यूज़ थे आज के इम्पोर्टेंट, वो हमने एक बार डिस्कस कर लिए हैं। थैंक यू वेरी मच।